हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि यार इस समय हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स के। तो देखो हम लोग सेकेंड फिजिक्स के जो आपका उधर लेंस और दर्पण वाला प्रिज्म वाले उनके न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि उनके न्यूमेरिकल को भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आदमी ध्यान कम देता है। ठीक है, इधर वाले कूलाम उलाम के साइड के सारे न्यूमेरिकल तो लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन इधर वाले सही से नहीं लगाते। तो भैया इनको भी ध्यान देना है और ये न्यूमेरिकल भी हर साल एग्जाम में पूछे आते हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो स्किप ना करना वीडियो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की, देखो ध्यान समझो क्वेश्चन, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस, आपका लेंस अवतल है, वायु में उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रख दें तो आप फोकस दूरी क्या हो जाएगी, मतलब इस अपवर्तनांक में फोकस दूरी ये है, आप जब ये अपवर्तनांक कर दिया जाए तब फोकस दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो सिंपल हमको करना क्या है, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। माना इस वाले अपवर्तनांक को n1 से डिनोट करा जाता है, यहाँ n1 लिखा हुआ है ये, ठीक है, n1, तो n1 यहाँ पे लिख दिया, n1 इक्वल टू 1.5 और वायु में फोकस दूरी है तो a फॉर एयर मान लिया, तो f ऑफ a हो गई 20 सेंटीमीटर, a फॉर एयर, ठीक है, एयर मतलब वायु। तो आप देखो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर मान ली। आप देखो n2 का मान कितना दिया गया 1.6, आप जब 1.6 अपवर्तनांक हो तो फोकस दूरी ज्ञात करो, तो इसे मान लिया f और f इक्वल टू वाट, मतलब इसका मान हमें निकालना है। तो सिंपल वे पे सॉल्व करेंगे। देखो अवतल लेंस के लिए कहा है तो अवतल लेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2। तो पहले वाली इस वाली फोकस दूरी और अपवर्तनांक के लिए लगाएंगे, फिर इस वाली फोकस दूरी और अपवर्तनांक के लिए लगाएंगे। तो इस वाली फोकस दूरी का मान है एफ ए और उसका है n1, तो n1-1 और क्वेश्चन में 1/r1 1/r2 वैल्यू रख देते हैं। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा है, अवतल, अवतल लेंस होने की वजह से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -20, और n का वैल्यू थी 1.5 पर 20 फोकस दूरी वाले के लिए देख सकते हो ऊपर 1.5 है, 1.5 रखोगे, 1.5 - 1 और इन दोनों का तो मान है नहीं R1 R2 का, तो इसको सिंपल उसी तरह लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह लिखा रहेगा। आप देखो 1.5 से 1 को घटा दो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 1.5 से जब 1 घटाओगे तो 0.5 आता है। ठीक है, इतना आ गया। अब इतनी वैल्यू जब आई है तो आपको इस 0.5 का गुणा इधर कर देना, क्योंकि इधर ये गुणे में है, तो जब ये इधर आएगा तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/20 गुणे 0.5 और ये माइनस का चिन्ह ऊपर इक्वल टू में 1/r1 - 1/r2। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है आपको आसानी से। देखो 20 इंटू 0.5 है, 20 का गुणा 5 से करोगे क्या आ जाएगा, -1/100 और दशमलव कितने अंक पे, 1 अंक पे, तो यहाँ पे लग जाएगा, गुणा करने पे आएगा -1/10.0, जीरो पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं, तो 1/r1 - 1/r2 इक्वल टू -1/10 और इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाए कब, जब आपका अपवर्तनांक 1.5 और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी। फॉर्मूला लगाओगे आपको यहाँ से 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू निकाल लेनी, ये आ जाएगी -1/10। अब कहा गया, क्वेश्चन कह रहा था द्रव में रखे जानने पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा द्रव में रखे जानने पर फोकस दूरी हमने क्या मानी थी, f, तो फॉर्मूला लगा दो 1/f बराबर n2 - 1 कोष्ट में 1/r1 - 1/r2। अपवर्तनांक कितना था 1.6, तो वही वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखो हमने रखा है 1/f इक्वल टू n2 की वैल्यू 1.6 -1 और इसकी वैल्यू ये आई थी -1/10, रख दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1.6 से घटाओगे 1 को तो 0.6 इंटू में -1/10, इसी सॉल्व करना है और आपकी f की वैल्यू निकल आई। तो देखो हमने उधर साइड सॉल्व किया है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग 0.6 इंटू -1/10, ठीक है, क्योंकि 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू थी ये। तो यहाँ से अगर दशमलव हटा दे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 6/100 आ जाएगा। काट दो, 2 से काटोगे 2 तिया 6 और इसको काटो 50, तो -3/50 आ गया। अब अगर यहाँ से f की वैल्यू निकाले तो -50/3 आ जाएगी, और अगर भाग दे दोगे 3 का भाग दो 50 में तो 16.67 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी आपकी ये आ गई। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब लोग लटक जाते हैं, कर नहीं पाते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं। एक बार फिर समझ लो कैसे किया।
सिंपल आपका ये है, आपको करना क्या था, पहले N1 ये दिया है, आपको फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई, कोई बात नहीं, ठीक है, अवतल लेंस है। फिर N2 का मान 1.6 दिया, वो लिख लिया, फोकस दूरी निकाल ली। अवतल लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इस वाली फोकस दूरी और इस वाले अपवर्तनांक को रखोगे तो आपको 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकलेगी। फिर द्रव में रखे जाने पर फोकस दूरी पूछ रहा है, फिर से फॉर्मूला लगा देना, अपवर्तनांक N2 वाला रखना, फोकस दूरी N2 वाली, ठीक है, जो F हमने माना है। फिर यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू रख देना, -1/10, आपको सॉल्व कर लेना आसानी से और आपका पूरा आंसर आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम आसान था, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखें, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको दो लेंस दिए गए, उत्तल और अवतल लेंस, ठीक है, कह रहा है एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, दोनों संपर्क में रखें, इस युग्म में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए। वस्तु की दूरी दी गई, मतलब यू का मान दिया गया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर यू का मान है। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी। आपको वस्तु के प्रतिबिंब अर्थात वी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बात ज्ञात करनी। तो हमने सिंपल लिखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसे F1 माना 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल लेंस पे तो निगेटिव होता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, 50 दिए लेकिन हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, अवतल लेंस की वजह से। आपका आ गया दोनों लेंस संपर्क में रखे, तो हमने लिखा दोनों लेंस भैया संपर्क में रखे, लिखा, देखो ये चूंकि इसे कहते हैं, चूंकि दोनों लेंस संपर्क में रखे तो हमने लिख दिया। आप देखो क्या होगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाना है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो F देखो यहाँ पे आपका F1 का मान है 10, तो 10 रखा, F2 की वैल्यू कितनी -50, तो -50, चिन्ह जरूर याद रखना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला, क्योंकि अवतल लेंस के लिए निगेटिव का चिन्ह होता है। आप देखो आगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस F2 आया, F1 की वैल्यू 10 थी, F2 की -50 हो गई। अब सॉल्व करो, ये माइनस ये वाला प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू आया 1/10 माइनस 1/50। आप देखो कैसे सॉल्व करें इसे, आप देखो हमने 1/10 माइनस 1/50 था ना, इसमें जो एलसीएम आएगा वो आएगा 50, फिर 10 का भाग दोगे 5 आएगा, 5 का गुणा 1 से 5 आ गया, मतलब एलसीएम लेना है, सिंपल बात ये समझो, एलसीएम लेना है। फिर 50 है, 50 का 50 भाग दोगे 1 आएगा, 1 से गुणा कर देना 1 आ जाएगा, मतलब 1/10 माइनस 1/50 का यहाँ एलसीएम लेके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 5 से 1 घटाओगे आ जाएगा 4, तो 4/50। फिर यहाँ से अगर f की वैल्यू निकाले तो f की वैल्यू आ जाएगी 50/4 और भाग दे दो तो 2 दूना 4, 2 से काटो 25, तो 25/2 सेंटीमीटर f की वैल्यू आई। और अगर 1/f निकालना चाहो उल्टा कर दो, 2/25 सेंटीमीटर। तो सिंपल यहाँ से हमने f की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखो क्या किया था, एक बार फिर से समझ लो, इतना था उत्तल लेंस की थी अवतल लेंस की, दोनों लेंस संपर्क में रखे थे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाया और f की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, ये देख सकते हो f की वैल्यू 2/25 सेंटीमीटर आ गई 1/f की, और f की आई है 25/2। अब आपसे कह रहा है युग्म से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दी गई थी कि जो दोनों लेंसों से आपका युग्म बनता है उसकी फोकस दूरी, उसमें वस्तु की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब यू की दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे, लेंस के लिए क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो 25 रख देते हैं। v का मान हमें निकालना है, कह रहा था प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब हमने v का मान निकालना है। f की वैल्यू कितनी आई है, देखो अगर 1/f का डायरेक्ट मान रखते हो तो 2/25 रखना, f का रखते हो तो नीचे रखना है 25/2, लेकिन डायरेक्ट हमें 1/f का मान पता है तो 2/25 रख देते, सीधा 2/25 रख दिया। 1/v को हमें निकालना है, u का मान रखा 25, तो 25 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो हमने भैया यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ 1/v की वैल्यू निकालनी, तो 1/v को इधर ले लिया, ठीक है, इधर ही रखो, और ये जो माइनस की इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2/25 प्लस 1/25 जोड़ दो 3/25, तो 1/v की वैल्यू 3/25, और v की वैल्यू निकालना चाहो तो 25/3 आ जाएगी, और भाग देना चाहो तो दे सकते हो, 3×8 24, एक बचेगा, 3 3 को 9, एक बचा, 3 3 को 9, 8.33 करके आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया उधर वाले क्वेश्चन तो सब लोग लगाते हैं लेकिन इन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं और एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से आपको करना था, F1 F2 और यहाँ संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाना, आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये था आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आपका कांच ANG का मतलब समझते हो, A फॉर, देखो यहाँ पे हमने नीचे लिखा भी था, देख सकते हो, A फॉर एयर, W और G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर। ए का मतलब एयर का मतलब क्या होता है, वायु,
ग्लास का मतलब होता है कांच, डब्ल्यू का मतलब वाटर, ठीक है, मतलब पानी, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ समझना। ए एन जी मतलब ए फॉर आपका वायु है, जी फॉर कांच। तो कांच का अपर्तनांक है वायु के सापेक्ष 3/2, ठीक है, मतलब कांच का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2 दिया गया है कि पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल अर्थात जिस जल का अपर्तनांक देखो दिया गया है वायु के सापेक्ष 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना होगा। देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, आप समझो। देखो कैसे, आप इस अपवर्तनांक को पहले भूल जाओ। कांच के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना होगा। मतलब जब कांच में है तो विचलन कोण जो डेल्टा एम की वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन जब जल में डुबो दिया जाए तब कोण ज्ञात करो। तो हमने लिखा कांच ए एन जी मतलब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2, ठीक है, जो दिया था, और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। फिर वायु का आपको दिया गया है कितना 4/3, तो 4/3 लिखा। अब कहा गया जब इसमें डुबो दिया जाता है फिर विचलन कोण ज्ञात करो, तो देखो उसका डेल्टा एम मान लिया था तो इसको मान लेते केवल डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बराबर वाट मतलब डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी। ध्यान समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। पतले प्रिज्म के लिए हमने आपको फॉर्मूला निकाला था जब प्रिज्म का डेरिवेशन कराया था, तो पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला आया था डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए होता है, ठीक है। और जो मतलब ऐसे ही प्रिज्म के लिए निकलता है वो होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। लेकिन पतले प्रिज्म के लिए उसी से निकला था डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। डेल एम की वैल्यू रखो 60 डिग्री और n वाली की 3/2 -1, ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो ठीक है, डेल एम की 60 थी तो 60 रखा, एन का मान 3/2, ठीक है। ये एन किस वाला है, ये कांच वाला, ठीक है, इसके लिए अभी लगा रहे हैं। तो इसका मान निकालोगे यहाँ से, ए का मान देखो, ए का मान आ गया 120। कैसे आया, 3/2 से 1 घटाओगे, एलसीएम लेना है यार, 3/2 - 1, 2 का इधर गुणा, 3 - 2/2 तो 1/2 आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ से मान निकालो ए का, तो ये 2 का इस 60 पे गुणा तो ए इक्वल टू 120 डिग्री। ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म कोण है, ठीक है, प्रिज्म कोण का मान आया 120 डिग्री। अब आपसे कह रहा था कांच, देखो कांच का प्रिज्म होता है, प्रिज्म कांच का होता है, तो उसे किस में डुबो दिया जाता है, जल में डुबो दिया जाता है। जल का अपवर्तनांक दिया, उसका विचलन कोण ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, कांच के प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाता है तब WNG का मतलब समझते हो, W है आपका वाटर मतलब पानी और कांच, तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि जल में डुबोया जाता है ना कांच के प्रिज्म को हम लोग जल में डुबो देते, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो ANG देखो ये जी नीचे है, तो ANG बटा ANW, ANG की वैल्यू थी 3/2 और ANW की 4/3, ठीक है। ये देख सकते हो ANG 3/2, ANW 4/3, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से WNG का मान आएगा, इसको ऊपर गुणा कर दोगे तो 3/2 माइनस 3/4 गुणा कर लेना, 3 त्रिकोण 9 और 4 का 2 से 8, तो WNG 9/8। WNG मतलब क्या है, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक है। आप देखो फॉर्मूला लगा देना है फिर से वही, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए होता है। तो यहाँ पे दूसरे वाली स्थिति के लिए हमने क्या माना था, डेल्टा केवल, देखो दूसरी स्थिति के लिए क्या माना यहाँ पे, केवल डेल्टा और अपवर्तनांक 4/3, तो वही रख देते वैल्यू। तो यहाँ पर से केवल डेल्टा, लेकिन हम इस बार अपवर्तनांक देख लो 4/3 नहीं रखेंगे क्योंकि हम WNG मतलब देखो ध्यान से समझो, जल है आपका, जल में हम लोग प्रिज्म को डुबो रहे हैं, तो हम लोग अपवर्तनांक किसका लगाएंगे, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, इसलिए ये वाला अपवर्तनांक लगेगा 9/8, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू ये अपवर्तनांक लगाना है 9/8 - 1 और प्रिज्म कोण का मान निकला था 120, देख लो ऊपर 120 निकाला है ना, वही वैल्यू रख देते हैं और 9/8 से 1 घटाओगे आ जाएगा 1/8, 1/8 का गुणा 120 से, 8 को 120 से काटो आ गया 15, 15 × 120 होता है ना, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। मतलब विचलन कोण जो आपका अपवर्तनांक दूसरा दिया था उसके लिए आया 15 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आपको भी तैयार करना है, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो पूरा ले सकते हो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हो अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स सारी चीज़ों की, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।